पहले बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो कुछ लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और कुछ लोग सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जब स्कूल स्टार्ट होगा तब स्टार्ट करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। स्कूल स्टार्ट हुए जनवरी के अंदर और गवर्नमेंट ने 12th क्लास का एग्ज़ाम मई में फ़िक्स कर दिए थे और 11th क्लास के एग्ज़ाम अप्रैल में फ़िक्स कर दिए थे। क्योंकि इस बार भी हो सकता है ऐसा हो कि स्कूल लेट स्टार्ट हो और आपके एग्ज़ाम जल्दी करवा ली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहिए अगला सेशन टाइम पर स्टार्ट हो जाए। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको वीडियो जहाँ मिल रहे हैं, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। 11th की वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ और 12th की वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। अभी अपना 12th का तो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और 11th में बेसिक मैथ्स और फिजिक्स चल रही है, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो बेसिक्स मैथ्स और फिजिक्स तो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में दोनों को आनी चाहिए। अगर आपने भाई 12th क्लास में आगे थोड़े अवकलन समाकलन कंसेप्ट अगर वीक है तो भी आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर 11th और 12th दोनों के लिए, हालांकि पढ़ाई 11th में जाती है, 11th वाले तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में 12th वालों को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अपना जो ये सारा जो लेक्चर्स है वो NCERT, जो आपका राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस है, जो मतलब NCERT वाला जो लागू कर दिया साल से, उसी के ऊपर बेस है। तो आप बुक ले आइए और साथ साथ में मतलब नोट्स तो यहाँ वीडियोस बना लीजिए। मैं जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर के साथ साथ में नोट्स बनाया करो, यानी आपके जो नोट्स आपके खुद के लिखे होने चाहिए वही आपके बेटर नोट्स रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी जो बुक के एग्जाम्पल्स है NCERT की और न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सोल्व करने लगाने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले कूलाम नियम का सदिश रूप। इसके अपने पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं, यानी लेक्चर फर्स्ट में अपन ने बिल्कुल बेसिक बातें की थी, आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म। लेक्चर सेकंड एक छोटा सा लेक्चर था आवेश और द्रव्यमान में अंतर, और लेक्चर थर्ड में पढ़ा था कूलाम का नियम। और आज उसका करने वाले कूलाम नियम का सदिश रूप। क्यों? क्योंकि कूलाम नियम क्या बताता है कि 2 आवेश है, एक आवेश मान लो Q1, एक आवेश मान लो Q2, और इनके बीच की दूरी मान लो R है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। अब देखिए बल है 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये फॉर्मूला वैसा ही जैसा 2 द्रव्यमान, एक द्रव्यमान M1 एक द्रव्यमान M2 और इनके बीच की दूरी R है, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे में R²। यानी वहाँ पे द्रव्यमान आ रहे थे, यहाँ पे आवेश आ रहे हैं, यानी सेम गुरुत्वाकर्षण बल जैसा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये देखिए 2 आवेशों के बीच बल है और बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो अपने को इसको सदिश में लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, वे भौतिक राशि है जिनमें परिणाम व दिशा दोनों क्या कहलाती है? आपकी सदिश राशियाँ कहलाती है। तो देखिए परिणाम तो ये हो गया, कूलाम नियम से अपने को मिल गया। अब इसके साथ क्या लगानी है? दिशा लगानी है। क्या लगानी है? दिशा। तो दिशा के लिए क्या यूज करेंगे अपन? यहाँ पर R यूज करें और यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। ये कूलाम नियम का सदिश रूप बन जाएगा। हालांकि इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। परिणाम के साथ दिशा, और दिशा के लिए क्या यूज करते हैं अपन? दिशा के लिए इकाई सदिश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इकाई सदिश। पढ़ रखा था इकाई सदिश 11th क्लास में कि वह सदिश जिसका परिणाम 1 हो इकाई सदिश कहलाता है। और इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होता है R बराबर R वेक्टर बटे में मोड ऑफ R वेक्टर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या होता है? इकाई सदिश होता है, इकाई हिंदी में शुद्ध बोलूं तो इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिणाम। मोड क्या बताता है? परिणाम को। क्या बताता है? परिणाम को। और आर वेक्टर क्या है? मतलब सदिश है, ये सदिश का परिणाम। तो इकाई सदिश का फॉर्मूला हो जाता है सदिश बटे सदिश का परिणाम। इतनी बात है क्लियर? ये बेसिक बात है। अब स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम का सदिश रूप। तो इसके लिए अपन पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो कॉपी और पेन निकालो, ये कुछ बातें आपको नोट करने तो नोट करो, और उसके बाद अपन आते हैं अपना कूलाम नियम के ऊपर। कूलाम नियम का सदिश रूप, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो मान लेते हैं अपने पास 2 आवेश है। देखिए बुक में क्या कर रखा है, इन दोनों आवेश को Q1 Q2 ऐसे बना रखा है। यहाँ उन्होंने मूल बिंदु मान रखा है और इसका जो पोजिशन वेक्टर है स्थिति सदिश R2 वेक्टर मान रखा है, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर मान रखा है, और इसको उन्होंने R21 वेक्टर मान रखा है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपके जो निर्देशांक x है x y z के रूप में लिखता हूँ, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये जानते हो स्थिति सदिश क्या होता है? किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था, मैंने रिवाइज करवा दिया। मैं कोई बिंदु ब्रह्मांड में यहाँ से कितना, मतलब यहाँ से किस जगह पे रखा हो, वो होता है पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। आइए और समझते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ये अपना xx और ये अपना yx और ये अपना zx। ये xx है, ये yx है और zx आपकी ओर आता हुआ, और ये मूल बिंदु है। और मान लेते हैं एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश मान लो यहाँ रखा हुआ है, इसको अपन बोल देते हैं Q1 वेक्टर।
सॉरी Q1 आवेश, देखो वेक्टर के मतलब आवेश किस राशि, अदिश राशि, तो ये मान लेते Q1 आवेश यहाँ रखा हुआ है और ये मूल बिंदु O है, और इस आवेश का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो R1 वेक्टर है, और इसके पास एक दूसरा आवेश और रखा हो, मान लो ये आवेश रखा हो, इसको आप Q2 बोल दीजिए, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर आप मान लीजिए, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी होगी वैसे तो, और इसको अपन मान रहे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर जिसकी दिशा मैंने मानी है 1 से 2 की ओर, 2 से 1 भी मान सकते हैं, अभी बस समझाते हुए 2 से 1 की ओर। अब देखिए इतनी बात है क्लियर। अब देखिए ये आवेश Q1 इस आवेश 2 पर बल लगा रहा होगा, तो इसकी दिशा किधर होगी, ये सही भाई। देखिए दोनों यहाँ पे क्या Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, दोनों आवेश समान प्रकृति के, यानी या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, क्योंकि दोनों प्लस होंगे तो ना गुणनफल 0 से बढ़ाएगा, या दोनों माइनस हो गए, मान लो एक का माइनस का 5 कूलाम और दूसरा माइनस का 3 कूलाम, तो भी ये भाई आएगा कितना 15, और 15 0 से ज़्यादा, यानी दोनों आवेश समान प्रकृति के, यानी या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। अब जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, यानी ये होगा F21, क्या होगा F21, इसका मतलब है आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल, या आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल, या तो इसको यूँ पढ़ लो या पढ़ो आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण, या आवेश 1 द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार भाई प्रतिकर्षण होगा ना, इधर भागेगा, दोनों समान प्रकृति का। इसी प्रकार 2 भी 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या बनेगा आपका F12 वेक्टर। ये एरो वेक्टर के लिए सदिश के लिए क्या बनाते हैं, एरो F12 वेक्टर। इसका मतलब है आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल, या आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण बल। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए इकाई सदिश, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं अपन R21 केप, यानी ये R21 केप इकाई सदिश है जिसकी दिशा आवेश 1 से आवेश 2 की ओर है, और यहाँ अपन F12 की दिशा में बना देते हैं इकाई सदिश R12 केप। ये R12 केप इकाई सदिश है भाई, इकाई सदिश को किस दिखाते हैं, केप से। इसकी दिशा है आवेश 2 से आवेश 1 की ओर, यानी F12 की दिशा में इकाई सदिश अपने माना है R12 केप, और F21 की दिशा में अपने इकाई सदिश माना है R21 केप। ठीक है, इतनी बात है। अब यहाँ अपन थोड़ी सी बात करें सदिश योग के त्रिभुज नियम की। सदिश योग का त्रिभुज नियम जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, क्या होता है कि अगर किन्हीं दो सदिशों को परिणाम भुजा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणाम को व्यक्त करती है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन। ये मान लो त्रिभुज, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप बी बोल दीजिए, जहाँ पे आवेश Q1 रखा हुआ है। तो देखिए त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, साथ साथ आप लिख लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, एक बार समझ लो, जैसा आप बेटर चलिए एक बार समझ लो, उसके बाद पॉज करके लिख लेना आराम से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की दिशा कैसे है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ऐसे चल रहे हैं, जबकि R2 इसके उल्टा आ रहा, तो क्या होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर होगा R2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से R21 वेक्टर बराबर आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बोल सकते हो। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन F21 की। F21 मतलब आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल, या आवेश 2 पर आवेश 1 द्वारा लगाया गया बल। तो क्या होगा, बल कैसे निकालते हैं, F बराबर कूलाम नियम से, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R², जहाँ पे R होती है इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसको अपन लिखते हैं F21 बराबर K Q1 Q2। ये तो हो गई बात। अब नीचे दूरी की बात करेंगे तो दूरी यहाँ पे क्या मानेंगे अपन, R21 तो सदिश है, तो इस सदिश का जो परिणाम होगा, वही क्या होगी, दूरी। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे R21 वेक्टर का मोड मतलब परिणाम का स्क्वायर। ये तो बात होगी परिणाम की। अपने क्या बतानी है, दिशा। तो अपन क्या करना है, इस F21 की दिशा में जो इकाई सदिश है R21 केप, तो यहाँ आप इसको R21 केप से गुणा कर दो और यहाँ पर लगा दो वेक्टर, बस।
ये सदिश रूप। अब इसको अपन आगे थोड़ा सा और लिखेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। हालांकि ये वैसे कंप्लीट हो गया, ये कूलॉम नियम का सदिश रूप परिणाम के साथ दिशा, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे। अब बात करें यहाँ पे यूज करते हैं इकाई सदिश की परिभाषा। तो आप जानते हो इकाई सदिश क्या होता है, R21 के होगा सदिश बटे सदिश का परिणाम, मोड ऑफ R21 वेक्टर। समझ गए, इकाई सदिश, सॉरी यहाँ इकाई सदिश आएगा R21 के, इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिणाम। यानी आप इस R21 के की जगह R21 वेक्टर बटे में मोड ऑफ R21 वेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ आएगा देखिए F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2, यहाँ R21 वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू में क्या आएगा R21 वेक्टर बटे में मोड ऑफ R21 वेक्टर। तो देखिए नीचे मोड ऑफ R21 का स्क्वायर, यहाँ पे मोड ऑफ R21, तो ये गुणा होकर दो R21 के मोड की घात 3 बन जाएगी। तो यहाँ आगे आ जाते हैं अपन। इसको मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से सारी बातें। 11 बाई इकाई सदिश सदिश बटे सदिश का परिणाम होता है, सारी बातें वही जो थोड़ा सा मतलब वेक्टर आपको 11th आनी चाहिए। हालांकि जितनी काम आएगी मैंने आपको बता दी और बताता रहूँगा। 11th में अगर आपने कुछ कम भी पढ़ा है तो जो भी 11th की बात यहाँ काम आएगी मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपको यहाँ बताया। तो देखिए आगे, तो F21 वेक्टर बराबर क्या हो गया K Q1 Q2, नीचे आएगा R21 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू में R21 वेक्टर। अब क्या करो आप समीकरण 1 से R21 वेक्टर बराबर आप R2 माइनस R1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कर दो समीकरण 1 से R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर रखने पर तो बन जाएगा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, नीचे आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू में आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो देखो जो यहाँ है वो यहाँ आ रहा है, जो यहाँ है वो यहीं आ रहा है। यानी आप ये देख सकते हो कि आप देखो F21 का मतलब है आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल। तो यानी आप कहाँ गए, 1 से 2 गए, 1 से 2। तो यहाँ करना आप 1 से 2 गए, तो ये हो गया अंतिम, ये हो गया प्रारंभिक। यानी यहाँ आता है हमेशा अंतिम, यहाँ आता है हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक, चाहे दोनों आवेश प्लस हो या दोनों एक प्लस हो एक माइनस हो, यहाँ लिखना होता है हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर न्यूमेरिकल आता है तो अप्रोच यूज करनी है आपको, यहाँ करना है अंतिम माइनस प्रारंभिक। एरो देखिए कि 1 से 2 गए तो 2 माइनस 1, जब अभी F1 लिखेंगे तो वहाँ आएगा 1 माइनस 2, जब 2 से 1 जाएंगे तो 1 माइनस 2 आएगा। तो ये हो गया F21 वेक्टर। ठीक है, इसकी बात अपन और करेंगे आते डिटेल से, एक बार इसको आप इतना समझिए। अब आगे पर बात करेंगे F12 वेक्टर की। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं F12 मतलब आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगाया गया बल। आगे बात करते हैं आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगाया गया बल, यानी F12 वेक्टर क्या आएगा परिणाम, तो होता है K Q1 Q2। नीचे देखो दूरी देखो, अगर ये R21 है तो अपन चाहते तो इधर देखो इसकी, यानी इस दिशा में अपन R1, इस दिशा में अपन R12 के बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अभी समझा दूंगा। अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ परिणाम तो क्या है, ये दूरी यानी मोड ऑफ R21, भाई यही तो है, इसका परिणाम निकालो का स्क्वायर, और यहाँ लगाओगे परिणाम के साथ दिशा। दिशा के लिए क्या यूज करते हैं, दिशा के लिए काम में लेते हैं इकाई सदिश। तो यहाँ F12 की दिशा में इकाई सदिश क्या है, R12 के। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए सदिश को क्या बोल सकते हैं, सदिश, इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिणाम। तो यहाँ आ जाएगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 मोड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू में यहाँ मैं लिख रहा हूँ R12 वेक्टर बटे में मोड ऑफ R12 वेक्टर। इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश होता है सदिश बटे सदिश का परिणाम। फॉर्मूला क्लियर, याद हो गया, इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिणाम। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, वही फॉर्मूला है। तो देखिए अब यहाँ अपन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, R12 वेक्टर बराबर, तो देखिए यहाँ देखिए R21 इधर है तो R12, अगर R21 इधर है 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर, तो R12 2 से 1 की ओर होगा।
क्या बोला मैंने, R21 अगर 1 से 2 की ओर है तो R12 1 से 2 की ओर होगा। यानी आप बोल सकते हो कि जो R12 वेक्टर है वो बराबर है माइनस R21 वेक्टर के। यानी दोनों परिणाम में तो बराबर है और दिशा में विपरीत, मतलब R21 इधर है तो R12 इधर है। अब देखिए R21 का मान क्या है, R21 का मान है, यानी आप R12 वेक्टर बराबर माइनस R2 माइनस R1 बोल सकते हो। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो आपका R12 वेक्टर आपको मिल जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ भाई इसका मान रख दिया, ये माइनस को अंदर भेज दिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। इतनी बात क्लियर। अब एक बात और, मोड भाई दोनों परिणाम में तो बराबर है, यानी मोड ऑफ R12 बराबर आप मोड ऑफ R21 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों परिणाम में बराबर है। भाई R12 इधर है, R21 इधर है, दोनों परिणाम में तो बराबर है ना। ये बात समझ आ रही है? नहीं है, समझ बताता हूँ। इससे मान लो आपके पास एक सदिश है, ए वेक्टर बराबर 3ik प्लस 4jk, मान लो ये सदिश है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो एक बार पहले मोड ऑफ ए वेक्टर निकालना, आपको इसका परिणाम निकालना है। तो परिणाम कैसे निकाल देते हैं, वर्गमूल के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा ना। 9 प्लस 16 बराबर यानी रूट 25, रूट 25 का मान कितना होगा, 5। अब मैं बोलूँ माइनस ए वेक्टर बताओ, तो इसको माइनस से गुणा कर दो, माइनस का 3ik माइनस का 4jk। अब मैं बोला आप माइनस का मेरे को मोड ऑफ ए वेक्टर बताओ, इसका परिणाम बताओ, तो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, वर्गमूल 25 का मान 5। तो आपने क्या देखा, मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर है मोड ऑफ माइनस ए वेक्टर। तो ये हो गया ना भाई, ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर से इसका उल्टा होगा। इनको अपन बोलते हैं विपरीत सदिश। ये बात आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी है। इतनी बात है क्लियर। तो आप R12 बराबर R21 बोल सकते हैं। इस R12 की जगह आप चाहो तो R21 बोल सकते हो, या R21 की जगह आप R12 बोल सकते हो। तो मैं इसको जो यहाँ रखा है वो ही लाने के लिए इस R12 की जगह में मोड ऑफ R21 लिख देता हूँ। इतनी बात है क्लियर। तो आपको यहाँ आगे इसको रब कराऊँ इधर वाले को, ये आपने जो रफ मैंने आपको समझाया, इसको आप कुछ नोट करना है समझने के लिए, तो आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। बाकी अपना कुलाम नियम तो ये वाला चल रहा है, इसको रब कर दूँ ओके इधर वाले को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अपन यहाँ बोल रहे हैं F12 वेक्टर बराबर क्या बनेगा, K Q1 Q2, नीचे में इसके लिए लिख रहा हूँ R21 वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे R12 वेक्टर, और इस R12 की जगह मैं लिख रहा हूँ मोड ऑफ R21। तो वही बात बन गई, देखिए F12 बराबर K Q1 Q2, नीचे आएगा R21 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू में R12 वेक्टर। अब कुछ मत करो, R21 की जगह तो आप R2 माइनस R1 कर दो। देखिए एक बात और है, अभी बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, तो इस यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, R21 की जगह आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू में R12 की जगह क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इतनी बात है क्लियर। अब आपको देखो, मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस मोड ऑफ R1 वेक्टर, यानी ये दोनों परिणाम में क्या होते हैं, बराबर। यानी आप नीचे चाहे R2 माइनस R1 लिखो, चाहे R1 माइनस R2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे नीचे आप R2 माइनस R1 कर लो या R1 माइनस R2 को लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात है क्लियर। तो ये हो गया आपका कुलाम नियम का सदिश रूप। यानी देखिए F12 क्या आ रहा है, जब यहाँ पे F21 था तो 2 माइनस 1 था, 1 2 क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 आ रहा है। जब देखो 2 जो यहाँ है वो यहाँ आ रहा है, अगर 2 1 है तो 2 माइनस 1 करना है, 1 2 है तो 1 माइनस 2 करना है। इतनी बात है क्लियर। यहाँ भी देखो वही काम आ रहा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। F12 का मतलब है आवेश 2 द्वारा आवेश 1 पर, तो आप कहाँ गए, 2 से 1, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये हो गया आपका कुलाम नियम का सदिश रूप F12। अब देखिए अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बाहर माइनस आएगा, उस माइनस को बाहर निकालो तो ये बन जाएगा माइनस K Q1 Q2, नीचे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू में बन जाएगा R2 माइनस R1 बन जाएगा। अब देखिए इसको, आप देखिए समीकरण 2 को देखिए, इस चीज़ को अपन F21 लिख सकते हैं और बाहर आ गया माइनस, यानी
दोनों बल परिणाम में होते हैं बराबर और दिशा में होते हैं विपरीत। यानी ये जो कूलाम नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ऐसा हमने पढ़ा था ना, न्यूटन के तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लो अपन धरती को दबा रहे हैं तो धरती भी अपने ऊपर की ओर दबा रही है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात क्लियर? तो इनसे हो गए, अर्थात दोनों बल परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं। अर्थात दोनों बल परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं। अतः कूलाम नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ये बात आपको नीचे यहाँ पे लिखनी है। अतः दोनों बल परिणाम में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ये बात आपको नीचे यहाँ पे लिख देनी है। तो ये हो गया आपका। अगर बोर्ड में आता है कूलाम नियम को सदिश रूप में लिखिए तो आपको पूरा छाप देना ऐसा कैसा। कूलाम नियम को सदिश रूप में लिखिए तो आपको सारी बातें यहाँ लिख देनी। जो भी मैंने बातें काम आई बता दिए। थोड़ा सा नीचे कन्फ्यूजन थोड़ी R2 - R1, यहाँ भी R1 - R2 आना चाहिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने बताया था आपको ए वेक्टर का परिणाम निकाल लो चाहे माइनस ए वेक्टर का परिणाम निकाल, दोनों परिणाम में क्या होते हैं बराबर। तो आप मोड ऑफ R2 - R1 कर लो, इन दोनों या बराबर आप R1 - R2, ये दोनों परिणाम में बराबर होंगे। तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ना है यहाँ पे। अगर यहाँ 2 1 है तो 2 - 1 करना है, और 1 2 है तो 1 - 2 करना है। नीचे और इससे कोई मतलब नहीं, बस फर्क पड़ना है यहाँ से। तो ये तो बात होगी। क्या बोला मैंने? अगर बोर्ड में आता है कि कूलाम नियम का सदिश रूप लिखिए तो आपको ये लिख देना है। अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स की मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए ये कब है? जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। मान लो, अगर ये लिखना नहीं है वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब क्या हो गया? ये मान लो एक आवेश माइनस है और एक आवेश प्लस है। कितना का? माइनस का 15, तो माइनस का 15 लेस देन 0 होगा। या हो सकता है ये माइनस हो या प्लस हो। इस टाइम क्या होगा? इस टाइम जैसे मान लो ये Q1 है, ये मान लो Q2 है, तो यहाँ होगा F12 दिशा। भाई देखो यहाँ पे क्या होगा? दो असमान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ होगा ये, और इधर होगी F21 की दिशा। तो इस टाइम क्या करना? जब न्यूमेरिकल्स आए तो ध्यान रखना यहाँ करना अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अब देखिए ट्रिक क्या है, दोनों आवेश समान है तो जो यहाँ है वो यहीं कर देना है। अगर दोनों आवेश असमान है तो F21 को कर देना 1 - 2 और F12 को कर देना 2 - 1। यहाँ पे F12 को कर देना 2 - 1। कब? जब दोनों आवेश असमान यानी एक प्लस और एक माइनस। कब ध्यान रखना है? ये बात ध्यान रखने न्यूमेरिकल्स में। बोर्ड में अगर पूछता है कूलाम नियम का सदिश रूप लिखिए तो आपको ऐसा कैसा छाप देना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ मेरे हिसाब से आ गई होगी। तो ये था आपका कूलाम नियम का सदिश रूप, परिणाम के साथ दिशा। देखो ये भी वैसे सही है और ये इतना भी सही है, लेकिन मैंने आपको इसको डिटेल से समझा दिया। न्यूमेरिकल है तो भी अब आपका गलत नहीं हो सकता। ट्रिक मैंने दोनों को बता दी। दोनों सेम हो तो ये होता है, विपरीत हो तो यहाँ कर देना है 1 - 2 और यहाँ कर देना है 2 - 1 कर देना है, 1 2 की जगह। ठीक है, F12 में 2 - 1 आ जाएगा। कब? जब दोनों आवेश असमान है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो ये था कूलाम नियम का सदिश रूप। इसको आप नोट करो पॉज करके। इसके बाद में पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आप एक बार नोट कर लो पॉज करके। हो गया? तो आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या काम आएगा? तो ये जब मान लो आपने दो आवेशों के बीच बल पढ़ लिया। मान लो बल अगर आवेश 2 से अधिक हो, आवेश 2 से अधिक हो तो परिणामी बल क्या होगा? इसको मेरा कर दो, हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट हेडिंग ला लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या आपकी? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल लिख लो, साथ साथ हेडिंग डालो, बहुल आवेशों के मध्य बल यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी बहुत सारे आवेश हो तो किसी एक आवेश पर नेट बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कुछ नहीं, सबको जोड़ लो। जैसे मान लो जो एक बार आप ऐसा करो, इसकी परिभाषा लिखिए, उसके बाद उस पूरा समझाते हैं। एक बार पहले आप परिभाषा लिखिए, क्या लिखोगे? किसी एक आवेश पर लिखो, साथ साथ
समझाते हैं एक बार पूरा, एक बार लिख लो परिभाषा, समझाते हैं अच्छी तरह से। किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण बल परिणाम में उन सभी बलों के, परिणाम में उन, एक बार मैं मार्कर सेंस कर लेता हूँ, परिणाम में उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। परिणाम में उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो ये आवेश इस आवेश पर एक यहाँ मैंने लिखा है, इस आवेश पर एक एक कर लगाते हैं, एक एक कर लगाते हैं। वह किन्हीं दो आवेशों के, वह किसी विशिष्ट आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ऐसा बुक में लिखा हो, इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ। वह किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेश के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। क्लियर है? किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण बल परिणाम में उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो ये आवेश इस आवेश पर एक एक कर लगाते हैं। वह किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ये तो हो गई परिभाषा। इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास, बहुत सारे आवेश है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक आवेश है, मान लो Q1 आवेश है, और यहाँ इस Q1 आवेश में मान लो एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो Q2 आवेश है, यहाँ मान लीजिए Q3 आवेश है, यहाँ मान लीजिए Q4 आवेश है। ऐसे करते हैं Q4 Q5, यहाँ मान लीजिए आप Qn आवेश, मतलब छठा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। अब देखिए ये आवेश Q2 इस आवेश Q1 पर बल लगा रहा होगा, तो ये मैं मानता हूँ ये बल लगा रहा है, ये आवेश मान लीजिए आप Q1, तो ये बल मैं मानता हूँ F12 वेक्टर। इसका मतलब क्या है? आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल, और इनके बीच की दूरी को मैं मानता हूँ R12 वेक्टर, 1 और 2 के बीच की दूरी। इसी प्रकार देखिए ये Q3 आवेश, तीसरा आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, तो Q3 आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ F13 वेक्टर। यानी आवेश 1 पर आवेश 3 के द्वारा लगाया गया बल। इतनी बात क्लियर है? और इसी प्रकार ये Q4 आवेश भी, ये जो Q4 आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। इस Q4 को मैं ऐसे दिखा दूं कि ये Q4 आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। ये आपका Q1 है यहाँ पे, और ये Q4 आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है। इसको मैं बोल देता हूँ F14। इसका मतलब है आवेश 1 पर आवेश 4 द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार F15 F16 आता जाएगा। इसी प्रकार ये जो nवा आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। अब माने दोनों समान है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण दिखा रहे हैं अपन F1n, मतलब आवेश 1 पर nवें आवेश द्वारा लगाया गया बल। ये दूरी मान लीजिए आप R13 वेक्टर, ये मान लीजिए आप R14 वेक्टर, ये मान लीजिए आप R1n वेक्टर। तो ये हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके ऊपर नेट बल क्या होगा? तो इसके ऊपर नेट बल जो होगा वो होगा यानी आवेश Q1 आवेश पर परिणामी बल। Q1 यहाँ मैंने लिखा है Q1 आवेश पर परिणामी बल F वेक्टर इसको बोलेंगे। तो क्या करो, सबका जोड़ लो, लेकिन जोड़ना कैसे? सबका सदिश करना, यानी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड सो ऑन, प्लस प्लस कहाँ तक जोड़ना है इसको? प्लस प्लस F1n वेक्टर। ये सबका आपको सदिश योग कर देना है, सबका सदिश योग कर देना। आगे बात समझ। तो देखिए इन आवेशों के ऊपर बल लग रहा है F12 वेक्टर। अब देखिए मान लो पहले दो ही आवेश थे, तो समझाते हैं ये बात और समझाते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये आवेश Q1 था, ये आवेश Q2 था। पहले Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा था, यानी इनके बीच में आराम से मस्त प्यार चल रहा था। अब क्या हुआ,
इसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आवेश, इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आवेश और आ गया, इसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आवेश और आ गया, इनके बीच में प्यार वाला होना स्टार्ट हो गया, इनके बीच में कुछ प्यार वाला होना स्टार्ट हो गया। लेकिन होगा क्या, इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा करोगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। बात समझ आ गई कि इन दोनों के बीच में पहले आराम से मस्त एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। अब हुआ क्या, इस Q1 आवेश की ज़िंदगी में कोई तीसरा मतलब दूसरा आ गया, तो इनके जो आराम से प्यार वार चलने लगा। आ रही बात समझ में। लेकिन इसके आने से इन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, नेट फोर्स परिवर्तित हो जाए, नेट जो बल है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसके आने से या इसके जाने से इन दोनों के प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बात यहाँ पे आपको समझाने की थी। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई हुई। आप समझदार फिर अच्छे हो, ज़्यादा समझते हो ना वैसे तो। चलिए, ऐसी बात से मज़ा आता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी बात। चलिए हो गई, तो इतनी बात याद है। तो यहाँ पे करना क्या, देखिए एफ वेक्टर बराबर, ये बात समझ आ गया ना भाई। देखिए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो इनके आने से या इनके जाने से इनके यानी F12 के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q4 के आने से या Q4 के जाने से F12, F13, F1n में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट जो F वेक्टर, ये नेट परिणामी चेंज हो जाएगा, लेकिन किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ F वेक्टर मान रख दो। देखिए F12 का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का बल जो क्या आएगा, K Q1 Q2 बटे में दूरी क्या है, R1 वेक्टर के मोड का स्क्वायर कूलाम नियम, और साइन दिशा लगा दो। दिशा मान लीजिए आप यहाँ R12 कैप मान लीजिए, प्लस K Q1 Q3। इतनी F13 की बात करते हैं तो क्या आएगा, R13 के वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R13 का कैप आ जाएगा। परिणाम के साथ दिशा सदिश लिखना है। ऐसे देखो, ये जोड़ लोगे, सब जोड़ लोगे तो प्लस प्लस आप करोगे, सोन प्लस प्लस क्या आएगा, K Q1 Qn R1n के वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R1n का K। इतनी बात क्लियर। भाई मैंने पहले ये लिखा मैंने 14 छोड़ दिया, हमें सबको जोड़ना है। ये हो गया 1 और 2 के बीच में, ये हो गया 1 और 3 के बीच में, और वो हो गया फिर 1 और n के बीच में। तो ये देखो परिणाम का स्क्वायर, परिणाम क्या है इसका भाई, R12 का परिणाम, इसका मोड निकालो, वर्क कर दो। दिशा के लिए 2 से R12 के एक इकाई सदिश दिशा 2 से 1 है, R13 के इकाई सदिश दिशा 3 से 1 की ओर ऐसे। तो अब देखिए यहाँ सबसे आप क्या करो, सबसे देखो KQ1 सबसे कॉमन है, तो KQ1 सबसे कॉमन निकालो, यहाँ लगा दो ब्रैकेट। यहाँ क्या बचेगा, Q2 R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा R12 का K, प्लस यहाँ क्या आएगा Q3, यहाँ पे R13 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा R13 K। सबसे KQ1 कॉमन निकाल दिया, दिख रहा है ना, एंड सो ऑन प्लस प्लस क्या आएगा Qn नीचे R1n के वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और इनटू में R1 के परिणाम के साथ दिशा यहाँ बताइए। अब तो इसको जो लिखने का जो तरीका क्या होता है वो होता है F वेक्टर बराबर KQ1। देखो यहाँ यूज करते हैं सिग्मा, और इसको लिखते हैं अपन QI, यहाँ नीचे लिखेंगे R1I का वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे R1I और इस पूरे का K। इसको लिखने का तरीका होता है। अब देख K क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बात अपन ने पता होगी, चैप्टर अपन लेक्चर 3 में कूलाम का नहीं पढ़ा था, जहाँ K एक नियतांक, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अपन ने लेक्चर 3 में सारी बातें कर रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो थोड़ी सी आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो वो भी देख के आइएगा। तो देखिए F वेक्टर आपको बन जाएगा यहाँ से, K की जगह 1/4 पाई कर देंगे तो ये बन जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आएगा सिग्मा, और यहाँ एक बात यहाँ लिखना आपको, I बराबर 2 से लेके n तक, I बराबर 2 से लेके n तक, समझ आ रहा है, I बराबर 2 से लेके n तक। यानी F वेक्टर बराबर आपको मिलेगा K की जगह 1/4 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा I का मान है 2 से लेके n तक, और यहाँ पे QI R1I वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे R1I का केप। ये बात आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ जाए। तो देखिए ये क्या, तो गणित की जो कोई सीरीज होती है ना, उस श्रेणी को लिखने का एक तरीका होता है सिग्मा लगा के। क्या लगा के, सिग्मा लगा। ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। जैसे
कहीं लिखा हुआ है, आपने पढ़ रखा होगा x1, जो आपने माध्य का पढ़ा था, माध्य का बहुलक वहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस मान लो ये x 10 तक है, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा x i, और i बराबर लिख दो 1 से लेके 10 तक। जब आप i का मान 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म पहला पद मिलेगा, i का मान 2 रखोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, i का मान 3 रखोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी, i का मान 4 रखोगे तो आपको फोर्थ टर्म x4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, r12 r13, यानी 1 तो सब में कॉमन है। मिनिमम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो मैंने इसको क्या लगा के लिख दिया, सिग्मा। ये गणित की श्रेणी को लिखने का तरीका होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब समीशन, सम मतलब जोड़, यानी जोड़, ये जो योगफल श्रेणी है उसको अपन सिग्मा के रूप में ऐसा लिखते हैं। देखो यहाँ स्टार्ट मैंने क्या किया, i बराबर 2 से लेके n तक। जब i का मान आप 2 रखोगे तो आप फर्स्ट टर्म मिलेगी, i का मान जब 3 रखोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगी, i का मान जब आप 4 रखोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी, i का मान 5 में फोर्थ टर्म मिलेगी। ये आपको यहाँ पे समझ में, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, कि किसी एक आवेश पर नेट बल निकालना है तो उसके ऊपर जितने भी बल लग रहे उनको आप जोड़ लो, सदिश योग कर लो, और कहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी दूसरे आवेश की उपस्थिति अनुपस्थिति मीन्स प्रेजेंस और एब्सेंस से प्रभावित नहीं होता। यानी इन दोनों के प्यार में किसी के आने और जाने से, इन दोनों के प्यार में किसी के आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही बात है यहाँ पे। अब देखिए यार सदिश योग करना कैसे, फॉर्मूला ये भी सही है, यानी फॉर्मूला ये लगाना है, लेकिन सदिश योग करने के लिए आपको आनी चाहिए 11वीं क्लास की थोड़ी सी सदिश। कैसी काम आएगी बता दूँ अभी आपके। एक बार इसको आप पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर वाला हो गया। इसको रब कर दूँ मैं, एक मिनट चलो देखिए। अब देखिए क्या करना है, थोड़ी सी सदिश कि आपने 11वीं क्लास में 2 सदिशों का योग करना सीखा था, समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम की। जैसे मालूम है आपको, मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूँ कि ये आपका p वेक्टर है और ये आपका मान लो q वेक्टर है, और इनके बीच में मान लो कोण थीटा है, और ये r वेक्टर इनका परिणामी रिजल्टेंट है। तो r वेक्टर क्या आता है, वो आता है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, समांतर चतुर्भुज का मतलब सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम से। और अगर मैं मोड ऑफ r वेक्टर की बात करूं, मतलब इसका परिणाम की बात करूं, तो सिंपल इसको r बोलते हैं। सिंपल r मतलब जो r आता था वो होता था वर्गमूल के अंदर p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा। ये आपको जोड़ने का फॉर्मूला आपको याद है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और इसके बेस पर करेंगे न्यूमेरिकल, जहाँ पे p क्या है, सदिश p का परिणाम, q क्या है, सदिश q वेक्टर का परिणाम, r वेक्टर यानी r है इसका परिणामी, और थीटा है दोनों सदिशों के बीच का कोण। ये फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ रखा है। इसका हमने यूज करके सवाल करेंगे। सवाल के जैसे मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर जैसे मान लो आवेश q रखा हुआ है, तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, किसी एक शीर्ष पर आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, ऐसे सवाल करेंगे। तो ये आज के लिए इसको यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर में अपन करेंगे इस अध्यारोपण के सिद्धांत पर अच्छे सवाल। तो अगर आपको न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, आपको अगला लेक्चर बिल्कुल देखना है। बिल्कुल मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारे सवाल आपको कराऊंगा। तो इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप लेक्चर नंबर ये कौन सा 4, तो न्यूमेरिकल्स के लिए लेक्चर नंबर 5 देखना मत भूलना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।